हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक आरोह से। पाठ का नाम है नमक, जिसको लिखा है रजिया सज्जाद ज़हीर। रजिया सज्जाद ज़हीर ये उर्दू की लेखिका हैं और इस कहानी में उन्होंने बताया है कि पार्टीशन के टाइम एक सफ़िया नाम की लड़की अपने परिवार से अलग हो गई थी। परिवार सारा पाकिस्तान के लाहौर में रहता है और वो यहाँ इंडिया में रहती है। जब वो लाहौर अपने भाइयों से मिलने जा रही थी तो उसके पड़ोस में रहने वाली एक सिख बीबी, जिसको अपनी माँ की तरह मानती थी, उसने उनसे वहाँ का नमक मंगवाया। तो अब वो नमक कैसे लेकर आए, ये मन में उसके कश्मकश चल रही थी। तो आगे का पाठ हम पढ़ते हैं। कल वह लाहौर चली जाएगी, हो सकता है साल बाद फिर आए। एक साल से पहले तो आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता हुआ दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी। हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोलसरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान, सिर झुकाए, चुपचाप, उदास, जैसे दो बेजान परछाइयां। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंख खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किन्नुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किन्नू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अब वो रात को सपने ले रही है, रात को सोचते सोचते वो सो गई है, तो उसको अपने रिश्तेदारों के मकबरे दिख रहे हैं और वहाँ बैठी बैठी वो सोचे जा रही है कि मैं कैसे लेकर जाऊंगी किन्नू। तभी उसकी आंख खुल जाती है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के प्लेटफॉर्म के बाहर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए ये सोच रही थी कि आसपास इधर उधर कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स, पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो गई थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम ऑफिसर की वर्दी पहने थे, मगर उन पर वह जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसने नजर भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे में सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर फिर गौर से पूछा, मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तो उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोला, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी उनमें भी इमोशंस हैं। ये मोहब्बत का तोहफा है, ये प्यार का तोहफा है
जो अपने देश से, अपनी मिट्टी से इतना प्यार करता है, तो ये तोहफा कस्टम से बिल्कुल आराम से गुजर जाएगा, कानून को भी नहीं पता चलेगा। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और बिछे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे, गालियां भी एक सी ही, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों में थी। अब देखिए, हिंदुस्तान का हिस्सा ही था पाकिस्तान भी, तो अलग हुए तो देश अलग हुआ ना, सिर्फ लोग तो वैसे के वैसे ही थे, बोली भी वैसी की वैसी थी, तो लोग जो गालियां दे रहे थे वो भी एक जैसी थी, जो बड़े प्यार से एक दूसरे को दे रहे थे, लोगों की वेशभूषा भी एक जैसी थी। तो लेखिका कहती है, ये सफिया कह रही है कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ लाहौर खत्म हुआ और अमृतसर शुरू हो गया। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों को सामान जांच करके उनके डिब्बे के सामान सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी और बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सुर उठाते और गौर से देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोली, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोली, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले की ओर इशारा किया। सफिया के पैर के नीचे जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? उसे लगा अब तो मेरे को पकड़ लेंगे। 2 चाय लाओ, अच्छी गाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात को यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे एक किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफिया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है, सफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे यहाँ नमक होता है, जैसे यहाँ नमक भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो उस पुल की सबसे नीचे की सीढ़ी के पास वो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? अब देखिए, जितने भी लोगों से वो मिली, उसने साफ बताया कि मेरा वतन यहाँ है या वहाँ है। लेकिन ये सफिया ने भी साफ बता दिया था कि मैं यहाँ से नमक लेकर जा रही हूँ,
लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको कस्टम से पार करके ले जाने दिया गया नमक। तो इससे ये सिद्ध होता है कि लोगों में अभी भी प्यार है, प्रेम है, लोग एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं। लेकिन हमारा देश बटा हुआ है, लोग अभी भी अपने अपने देश को याद करते हैं। तो यहाँ पाठ आपका ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।